हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की टॉपिक हमारी होने वाली है। आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज नाम, यह जो चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि खनिज होता क्या है। इसके के जो खनिज यानी कि मिनरल्स, ठीक है, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, इनका वितरण क्या जो पूरी पृथ्वी पे एक समान है या फिर असमान है, इनका महत्व क्या है पूरे देश के लिए, किसी एक विकसित देश या अविकसित देश के लिए, इन सब बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आज की इस टॉपिक में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि खनिज क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी की चट्टान है, जो पृथ्वी क्या है, चट्टानों से ही तो बनी है। जो पृथ्वी का भूपर्पटी है, चट्टानों से तो निर्मित है। पृथ्वी के इन्हीं चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं, ठीक है। ये जो पदार्थ मिलके, जिस पदार्थ से मिलके पृथ्वी का जो चट्टानी भाग निर्मित हुआ है, वह क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। यह खनिज पृथ्वी की चट्टानों यानी कि परपटी पे सभी जगह फैले होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वह क्या होता है, खनिज होता है, यानी कि निश्चित संगठन होता है। यहाँ पे एक मेन टर्म क्या है, निश्चित रासायनिक संगठन, तो इसको हम बोलते हैं खनिज। यह खनिज आपको देखने को मिलेगा, जो खनिज होता है सभी जगहों पे समान रूप से नहीं पाया जाता है। मतलब कि हर जगह इसकी मात्रा पाई जाने की जो मात्रा होती है अलग अलग होती है, या फिर कहीं पे अधिक पाया जाता है, तो कहीं पे कम पाया जाता है, कहीं पे ना के बराबर पाया जाता है, ठीक है। तो वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैलों में पाए जाते हैं। शैल मतलब चट्टान, शैलों में के समूहों में पाए जाते हैं कौन, खनिज। कुछ खनिज होते हैं ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से वहाँ पे पहुँचना आसान नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आर्कटिक महासागर का जो संस्तर भाग है, और अंटार्कटिका ऐसा क्षेत्र है जो पूरे 12 महीने यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि बर्फ़ की परतें कई किलोमीटर तक की पाई जाती हैं। मीटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, कई किलोमीटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मोटी चादरों के रूप में बर्फ़ जमी होती है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे भी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खनिज को खोद के निकालना या फिर खनिज का इस्तेमाल करना यहाँ पे वर्जित है। किसी भी देश के द्वारा यहाँ से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जो मानव है, मानव तो हर जगह, हर एक महाद्वीप पे अपना जो कलाकारी हम कह सकते हैं एक तरह से, कि वह हर जगह अपना काम कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है उनसे, और नुकसान भी पहुंच रहा है पर्यावरण को। एक क्षेत्र ही ऐसा बचा है जो अंटार्कटिका है, जहां पे मानव का हस्तक्षेप अभी नहीं हुआ, लेकिन वहां पे भी मानव अपने जो वहां पे शोध के लिए वहां पे स्थान को निर्मित कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो भारत देश है वह भी वहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन वहाँ पे किसी भी प्रकार की इस प्रकार के शोध कार्यों को, जैसे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की खनिजों को निकालने की परमिशन अभी किसी देश को नहीं दी गई है। तो यहाँ पे जाना तो कठिन है, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक बर्फीला क्षेत्र, कई किलोमीटर तक तो बर्फ़ की चादरें ही पाई जाती हैं, तो वहाँ पे निकालना कठिन हो जाता है। और इन खनिजों का पहचान कैसे किया जाता है, तो इन खनिजों का पहचान हम किस प्रकार से करते हैं, इनके रंग को देख के, इनके घनत्व, कठोरता, भौतिक गुणों को देखकर एवं रासायनिक गुणों एवं विलेयता, यानी कि विलेय मतलब किसी चीज़ में विलेयता, इनकी विलेयता है या फिर घुल जा रहे हैं या फिर नहीं, इन सब के आधार पे हम इन सब के खनिजों की पहचान करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि खनिज तो होते हैं, लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे खनिज जो है इनके प्रकार बताया गया है, लेकिन जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे लगभग आप देख सकते हैं कि 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। कितना, लगभग 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। और यह इनको संरचना के हिसाब से, मतलब इनकी जो आकृति है, इनके हिसाब से इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक धात्विक होता है, एक अधात्विक खनिज होता है, ठीक है। इन जो खनिज है, जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाए देखिए, यहाँ पे खनिज है, खनिज को 2 भागों में बांट दिए, एक धात्विक है, एक अधात्विक है। अब धात्विक को 2 भागों में बांट देते हैं हम। पहला आता है जो लौह धात्विक, और एक होता है अलौह धात्विक। इनको हम इस तरह बांट देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल दिया है। सेल क्या होता है आप जानते हैं, खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन। हमने क्या अभी पढ़ा, जो हमने खनिज के बारे में पढ़ा, वो खनिज क्या होता है,
और निश्चित रासायनिक संगठन होते हैं, लेकिन यहाँ पे अनिश्चित की बात की जा रही है। अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। मतलब यहाँ पे खनिजों का जो समूह है वह क्या है, सेल है। लेकिन प्रत्येक सेल खनिज नहीं हो सकती है, लेकिन हर एक सेल हर एक जो सेल है वो खनिज नहीं हो सकता है। और जो खनिज होता है, हर एक खनिज सेल नहीं हो सेल हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक जो सेल होता है वह खनिज नहीं हो सकता है। और इन सेलों का जैसे जो सेल हैं, इनसे से खनिजों का खनन किया जाता है, तो वे क्या होते हैं, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क क्या है, सेल से जो खनिजों का खोदा जाता है या फिर खनन किया जाता है वह अयस्क कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं धात्विक खनिज क्या होती है, जो कि हमने खनिज का एक प्रकार पढ़ा था। यह धात्विक क्या है, खनिज का एक प्रकार है। इसको हम देखते हैं। तो धात्विक का गुण क्या होता है कि यह जो खनिज होता है वह धातु कच्चे रूप में पाया जाता है। जो हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं यह कच्चे रूप में पाया जाता है। इसको हम निकालते हैं, फिर फैक्ट्रियों में ले जाकर इसको शोधित करते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार इसको ढालते हैं। तो धातुएं जो होती है कठोर होती हैं और यह उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। मतलब इनमें उष्मा का प्रवाह होता है। अगर एक तरफ हम इसको हीट करते हैं, मान लीजिए कि लोहा क्या एक धातु है। जब इस लोहे के एक भाग को हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, दूसरा भाग भी गर्म होने लगता है, यानी इनमें उष्मा का प्रवाह हो रहा है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर विद्युत और जैसे है जो लोहे का छड़ लिए हम एक स्तर पे हम विद्युत की तार को अगर सटाते हैं, उनको करंट इनमें फ्लो कराते हैं, तो आप देखते हैं कि पूरे जितना बड़ा रॉड है, पूरे रॉड में इलेक्ट्रिक प्रवाहित होने लगती है। तो ये इस प्रकार क्या हुई, ये सुचालक हुई। इसी कारण तो यहाँ पे उष्मा का और विद्युत का यहाँ पे संचलन हो रहा है। और इनमें क्या होता है, द्वितीय और या फिर चमक की विशेषता पाई जाती है। जैसे कि आप देखिए लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क जो होते हैं, इनके कुछ उदाहरण दिया है। उसके बाद धात्विक खनिज की बात करते हैं तो लौह अथवा अलौह दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इनको फिर बाद में बांटा जाता है लौह एवं अलौह के रूप में। तो लौह जो होता है, लौह खनिज जो है जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, तो ये क्या है, लौह अयस्क है। अलौह अयस्क की बात करें, जो अलौह खनिज है वह क्या होता है, लोहा इनमें नहीं पाया जाता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आधात्विक खनिज की। तो आधात्विक खनिज क्या होता है, यह खनिजों में धातु यह नहीं होता है, ठीक है। तो यह हमने तो अभी एक पहले पढ़ा, जो धात्विक उनमें धातु का गुण पाया जाता है। जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं अधात्विक, इनमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला के रूप में आप देख सकते हैं पेट्रोलियम, ये क्या है, आधात्विक खनिज होते हैं। अब ये तो हम बात कर लिए खनिजों के प्रकार क्या होता है, खनिज क्या होता है, इस सबको हम लोग देख लिए। लेकिन अब यह खनिज होता है पृथ्वी के अंदर से किस प्रकार निकाला जाता है, तो कई प्रकार की विधियां होती हैं जिनके द्वारा इन खनिजों को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। पहला है खनन विधि द्वारा, जिसको हम खनन करके निकालते हैं। दूसरा प्रवेधन विधि द्वारा। तीसरा होता है आखनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा इसको हम निष्कर्षित करते हैं, मतलब कि निकालते हैं। खनन हो गया, प्रवेधन हो गया, आखनन हो गया। खनन के रूप में हम दो प्रकार से खनन करते हैं। पहला है विवृत खनन, दूसरा होता है कूपकी खनन होता है। तो यह क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई जो सेल है, यानी कि जो चट्टानें हैं, चट्टानों के अंदर ही खनिज पाया जाता है ना। तो अभी जैसा कि हमने आपको ऊपर डिस्कस किया, तो ये जो पृथ्वी के अंदर जो सेल हैं, उनसे जो खनिज हम बाहर निकालते हैं, उनकी जो उस खनिज को जो निकालने की जो हम विधि अपनाते हैं उसको कहते हैं खनन। क्या कहते हैं, खनन। और खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं और पृष्ठीय स्तर को हटा के हम निकालते हैं, तो उसको विवृत खनन करते हैं। मतलब कि अगर नीचे दबी हुई सेलों के अंदर जो खनिज है उसको निकालने के लिए हम कौन सा खनन विधि अपनाते हैं। अगर थोड़ा कम दूरी पे हमें खनना हो, मतलब कम स्तर की गहराई पे खनना हो, उसको हटा के करते हैं, तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं विवृत खनन। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई के स्थित खनिज निक्षेपों तो पहुँचने के लिए हम कूपिकी खनन कहते हैं, ठीक है। अधिक गहराई तक के लिए खनन जब करते हैं तो कूपिकी खनन कहते हैं। जैसे कि आप पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस होते हैं, ये बहुत ही नीचे पाए जाते हैं। इनको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
जो विधि का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं प्रवेधन विधि। ठीक है, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है वह कहलाता है आखनन विधि। तो आप अंतर समझ गए होंगे इस प्रकार से। तो कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जिनके रंग को हम देख के इनका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो खनिज है यही वाला खनिज। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो तांबा है, जब हम खोद के निकालते हैं तो जो सेल होती है, सेल के जो बीच से हम निकालते हैं इनको, तो जो सेल का आप रंग देखेंगे तो हल्का यह नीले रंग का प्रतीत होता है। तो यह हम इससे जान सकते हैं कि यह तांबा है। उसके बाद खनिजों का वितरण किस प्रकार है? क्या सभी जगह के जो खनिज पाए जाते हैं एक समान पाए जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आप देखिए खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं, जैसा कि आप अभी पढ़े हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, आग्नेय सेल, कुछ कायांतरित सेल, जबकि कुछ और अवसादी सेलों में। यह सब जो सेलों का प्रकार है हमने पिछली क्लासों में अच्छे से डिस्कस किया था। जो आग्नेय सेल होता है यह ज्वालामुखी के लावा मैग्मा के द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद जो कायांतरित सेल है, अवसादी सेल है, जो चट्टानें जब टूटती हैं उनके अवसादों से बनता है अवसादी सेल। उसके बाद अत्यधिक दाब के कारण जो होता है यह कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाता है। यह हमने अच्छे से विस्तार से बताया, जो कि अभी हमने थोड़ा अच्छे से आपको बता दिया हिंट के रूप में कि यह क्या होता है। तो ये जो खनिज होता है इन्हीं सेलों में पाया जाता है, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं उत्तरी स्वीडन लॉ आयस्क पाया जाता है। अब इसको हम अच्छे से बता दें आपको कि ये जो खनिज पाया जाता है अधिकतर आपको देखने को मिल जाएगा यह सील्डों में पाया जाता है। सील्ड करने का आशय है, एक मिनट, यहाँ पे आप देखिए फिगर मैप दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप जब मैप में या फिर एटलस में देखेंगे तो यहाँ पे पाया जाता है कनेडियन सील्ड। कौन सा सील्ड? कनेडियन सील्ड, या फिर लॉरेंसियन सील्ड, या फिर यहाँ पे लेब्राडोर की सील्ड पाई जाती है। ठीक है, जो कि कनाडा वाले क्षेत्र में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की हम बात करें तो यहाँ पे अप्लेसियन सील्ड आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे स्थित है? तो इसकी लोकेशन यहाँ पे है। यह कौन सी सील्ड है? अप्लेसियन सील्ड है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेट झील, जिसको यहाँ पे 5 जो लेक हैं पाई जाती हैं, इसको हम ग्रेट झील के नाम से बोलते हैं, ग्रेट लेक के नाम से बोलते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ब्राज़ील, यहाँ पे ब्राज़ील वाला क्षेत्र। तो ब्राज़ील में आपको देखने को मिल जाएगा ब्राज़ीलियन जो सील्ड है। इस प्रकार से हर एक महाद्वीप में आपको विभिन्न प्रकार की सील्ड देखने को मिलती हैं। तो ये जो सील्ड होती है ना, तो यहाँ पे आपको हमेशा अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे कॉपर मौजूद होगा, निकिल मौजूद होगा, सोडियम वहाँ पे पाया जाएगा, एल्युमिनियम पाया जाएगा। तो ये जो कुछ विशेष प्रकार की आपको देखने को मिलेगा जो खनिज है, अक्सर आपको इन सील्डों के पास मौजूदगी इनको देखने की मिल जाती है। इस प्रकार हमें इन सबको लोकेशन याद करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसको रटने की बात, तो रटना यह हमारी जो चालाकी का है तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे यह परिवर्तित होता रहता है ना। कि जैसे हम याद करते हैं कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो पहला स्थान किस देश का है, तो यह परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि खनन के आधार पर उसको निकाला जाता है, वह सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि कुछ विशेष क्षेत्र होता है जिसको हम रट सकते हैं। उसके आधार पे हम ये मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से तत्व या फिर कौन कौन से खनिज पाए जा सकते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने सील्डों के बारे में बात किया, तो यहाँ पे अक्सर आपको एल्युमिनियम, फेरस, मैग्नीशियम और कॉपर, कोबाल्ट, इस तरह की जो खनिज है पाए जाते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बताया उत्तरी क्या है, स्वीडन है, जिसमें लॉ आयस्क ओंटेरियो जो कि कनाडा में पड़ता है, में तांबा निकेल के निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे लोहा, निकेल, क्रोमाइड, प्लेटिनम, आग्नेय और कायांत्रिक सेलों में पाए जाने वाले जो खनिज हैं इनके उदाहरण है ये। अब यहाँ पे देखिए कि जो मैदान होते हैं, मैदानों में और नवीन जो वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत के रूप में आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए जो हिमालय हमारा है, हिमालय क्या है, यह नवीन पर्वत का उदाहरण है, जो कि अवसादी शैलों का समूह होता है। ठीक है, ये अभी यह धीरे धीरे निर्माण की ओर अग्रसित हो रहा है शैलों के रूप में। यहाँ पे देखिए जो आधात्विक खनिज है यहाँ पे इसकी अधिकता पाई जाती है। तो कुछ इस प्रकार से आप ट्रिक लगाए कीजिए
कि जो अवसादी शहर है क्या है, आधात्मिक खनिज की यहाँ पे अधिकता पाई जाती है। यानी कि आप अगर बात करें कि हिमालय पे, तो यहाँ पे अधिक इसकी अधिकता पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस में कॉकेसस जो प्रदेश है यहाँ पे चूना पत्थर के निक्षेप ज़्यादा पाए जाते हैं। जॉर्जिया, यूक्रेन मैग्नीज निक्षेप ज़्यादा पाए जाते हैं। अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए कि खनिज जो ईंधन, जैसे कि कोयला खनिज ईंधन क्या है, जो जिससे कि हमें क्या ईंधन की प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है कि कोयले से प्राप्ति होगी, पेट्रोलियम से प्राप्त होगी। तो ये सब कहाँ मिलते हैं, तो अवसादी शैलों में ये पाए जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो पेट्रोलियम होता है किस शैल में पाया जाता है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अवसादी शैलों में इनका जो उपस्थिति पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैप एक दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो लोहा, तांबा, बॉक्साइट, इन जो चिन्ह दिया, जो साइन दिया है, इनके माध्यम से पूरे विश्व में यह दर्शाया है कहाँ पे लोहा पाया जाता है, कहाँ पे तांबा, कहाँ पे बॉक्साइट पाई जाती है। तो आप इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है एशिया महाद्वीप का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो चीन और भारत जो जनसंख्या के हिसाब से हम देखें तो सबसे बड़ा देश भी पाया जाता है यह, जो कि एशिया में ही उपस्थिति है इसकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे विशाल यानी कि अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे लोहे का निक्षेप पाया जाता है। यह महाद्वीप विश्व का जो आधे से अधिक जो टिन का उत्पादन करता है, ठीक है। जो टिन होता है आधे से अधिक भाग, मतलब कि विश्व में, पूरे विश्व में जितना टिन उत्पादन होता है, आधे से अधिक भाग जो है एशिया में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है जो चीन, मलेशिया। मलेशिया कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, चीन के ऊपर यह देश पाया जाता है। इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन देशों के उत्पादक देश है। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन, चीन। किसका, सीसा का, एंटीमनी, टंगस्टन का। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल और जस्ता, तांबा के निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब कि इनकी उपस्थिति पाई जाती है। और यहाँ पे आप देखिए इसके बाद आता है यूरोप, ठीक है। विश्व में लौ अयस्क, यहाँ पे भी लौ जो पाए जाते हैं, लौ अयस्क, यहाँ पे भी उसकी उत्पादकता अधिक पाई जाती है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लौ अयस्क के विशाल निक्षेप वाला देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकल के पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि अभी हम बताया ना कि ये जो दिया है तांबा, सीसा, मैग्नीज, जस्ता, बार बार हर एक जो महाद्वीप है सब में आपको देखने को मिल रहा है, वही चीज़ रिपीट की जा रही है। जैसा कि अभी हमने बताया ना कि जो शील्ड पाई जाती है, इस सब को आप ध्यान रखिएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में देखिए, जैसा कि जो हमने अभी बताया, जो उत्तर अमेरिका में जो खनिज निक्षेप 3 जगह सबसे ज़्यादा इसकी उपस्थिति पाई जाती है। जैसे ग्रेट लेक, जिनमें हमने बात किया था 5 लेक है, तो सुप्रियर देखने को मिल जाएगा। सुप्रियर लेक जो विश्व की सबसे जो मीठे पानी की झील है। तो इसी प्रकार 5 झील वहाँ पे पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और उत्तर में कनाडियन सील, जो कि यहाँ ये वाला लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अपलेशियन पर्वत, ये वाला लोकेशन मिल जाएगा आपको देखने को। पश्चिम की पर्वत श्रृंखला, यानी कि ये जो है रॉकीज पर्वत है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे जो लौ अयस्क है, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडीय क्षेत्र से किया जाता है। जो कोयला का अपलेशियन पर्वत प्रदेश है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो जो कि यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी जो कॉर्डिलेरा है, यहाँ पे तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के निक्षेप पाए जाते हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, तो विश्व में जो ब्राज़ील है उच्च कोटि के लौ अयस्क पाए जाते हैं। मतलब जो यहाँ की जो लोहे का अयस्क निकाला जाता है, इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही हाई होती है। जो लोहे का जो क्वालिटी है, कई प्रकार की क्वालिटी में पाया जाता है ना, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा वाला क्वालिटी का लोहा है यहाँ पे पाया जाता है। चिली, पेरू तांबे के लिए सबसे अच्छा उत्पादक माना जाता है देश। और ब्राज़ील, बोलीविया विश्व के टिन के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका के पास जो सोना है, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एबेस्टस, हीरा विशाल क्षेत्र जो निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं खनिज तेल की, तो ये जो वेनेजुएला
अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, यह सब जो है यहाँ से खनिज तेलों की प्राप्ति की जाती है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका में जो खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा, जो अगर हम बात करते हैं खनिजों की, तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा है जहाँ पे खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ पे हीरे की भी मात्रा अधिक पाई जाती है। जो हीरा है उच्च कोटि का, मतलब कि उसकी जो क्वालिटी है हीरा यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या कर रहा है कि चीन जो है यहाँ पे अपना जो लाभ देखते हुए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। चीन क्या करता है, जहाँ पे अपना लाभ देखता है वहीं पे अपना क्या करता है, वहाँ पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार अब क्या कर रहा है वह अफ्रीका में अपने इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ पे अपने लाभदायक द्वारा जो अपने जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या कर रहा है, वह खनिजों को निकालने का काम कर रहा है। क्योंकि जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, यह मतलब कि यहाँ पे जो संसाधन जो खनिज हैं उनको निकालने की पर्याप्त मात्रा में वहाँ के संसाधन इतना विकसित नहीं है, जिस कारण वहाँ पे खनिजों को पर्याप्त मात्रा में अभी निकाला नहीं गया है, जो कि वह अब काम कर रहा है चाइना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में जो सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, जिम्बाब्वे, यानी कि जो अफ्रीका वाला भाग है, यह निचला वाला क्षेत्र है जिम्बाब्वे, जारी विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला खनिज है। अब बात करते हैं तेल से कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, तो नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी लोकेशन है। यहाँ पे नाइजीरिया है, अंगोला यहाँ पे है और अल्जीरिया यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, तेलों को निकाला जाता है। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व में जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जिसको हम Al से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट निकाला जाता है। यहाँ पे सोना, हीरा, लौह अयस्क, तीन, निकल आदि की यहाँ पे उत्पादकता जो है अधिक है। यहाँ पे तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज संपन्न पाया जाता है। यह जो देश है, यानी कि जो यह महाद्वीप है, इससे संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कालगुल्डी और कूलगार्डी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सोने का सबसे बड़ा निक्षेप पाया जाता है। आप मैप में इसका लोकेशन देखिए, आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कालगुल्डी और कूलगार्डी, यहाँ पे दो जो लोकेशन है, यहाँ पे इसका लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लोहा, यानी कि लोहे को जो सोना है, सोने को हम AU से प्रदर्शित करते हैं, AU इसका साइन है। तो यहाँ पे इसकी अधिकता पाई जाती है। ये लोकेशन में पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे पूछा जाता है कि यह कहाँ पे ये वाला भाग स्थित है जहाँ पे सोने की उपस्थिति पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अंटार्कटिका आता है। विश्व खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान में यहाँ पे संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका जो भू विज्ञान होता है पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले, पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो निकट जो है सोना की अधिकता पाई जाती है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, जिसका हम वाणिज्यिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ पे किसी भी प्रकार का खनिजों को निकालने का काम नहीं किया गया है। अब बात करते हैं जो खनिज हम निकाल रहे हैं इसका कोई महत्व क्या है, इसके हमारे जीवन में हम कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से जो उपयोग हम जो खनिजों को निकालते हैं, रत्नों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं जो प्रायः कठोर होते हैं। रत्न के रूप में हम हीरा क्या करते हैं, हीरो की अंगूठी पहनते हैं, या फिर हीरे से हम शीशों को काटने के लिए, यानी कि कांच जो है उसको काटने का काम करते हैं। तमाम प्रकार से इसके उपयोग हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग हम सिक्के से लेके पाइप, यानी कि प्रत्येक वस्तु में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर उद्योग में सिलिकॉन और क्वार्ट्ज क्या होता है, इसका हम उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम जो कि इनका हम उपयोग भी हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अयस्क जो बॉक्साइट का अयस्क है, इनका उपयोग हम ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण इत्यादि रासायनिक जो रसोई होता है वहाँ पे को देखने को मिल जाएगा कि एल्युमिनियम का बर्तन, उनका भी उपयोग हम करते हैं।
उसके बाद ये जो खनिज है, खनिज क्या हम केवल इसका उपयोग ही करते रहें कि या फिर हम इनका संरक्षण भी करना चाहिए। तो उनके संरक्षण के लिए जो क्यों है, क्योंकि ये जो अनवीकरणीय संसाधन जो क्या होते हैं, परंपरागत होते हैं, यानी कि हम बहुत पहले से इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। तो बहुत पहले से इसका अगर हम उपयोग करते रहे हैं तो क्या इनकी संभावना यह नहीं बनती है कि ये ख़त्म हो जाए? बिल्कुल ख़त्म होगी, क्योंकि इनकी जो पर्याप्तता है सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में होने के कारण क्या इनका खतरा एक क्या है कि ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगी। और इनकी एक और विशेषता होती है कि यह जो इनकी निर्माण की अवधि जो होती है बहुत अधिक होती है, जिस कारण अगर इनको फिर से निर्माण किया जाए तो बहुत ही अधिक समय लगेगा, जो कि बहुत ही फिर से इसको उत्पादित करना एक कठिन काम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जो खनिजों के निर्माण संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं, जो कि अभी हमने बताया। मानवीय उपभोग की दर से तुलना में यह निर्माण की जो दर होती है बहुत धीमी होती है। जितना मानव इसका उपभोग कर रहा है उतने मात्रा में इसका निर्माण नहीं होता है। खनन की प्रक्रिया में जो बर्बादी को घटाना होगा, जिससे कि क्या करते हैं हम जो खनिज हैं इनका हम संरक्षण कर सकते हैं। धातुओं को पुनर्चक्रित करना होगा, एवं एक अन्य तरीका है जिससे कि जो संसाधन हैं इनको संरक्षित किया जा सकता है। मतलब कि हम कोई चीज़ अगर उपयोग कर रहे हैं वह चीज़ उसके रूप में तो हम उपयोग कर लिए, अगर कोई उस वस्तु से हम दूसरी वस्तु बना के उसका हमारे जीवन में उपयोग हो जाता है तो उसको हम बना सकते हैं ताकि जो संसाधन हो उनकी बचत हो सके। उसके बाद आता है शक्ति संसाधन। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है अदर टॉपिक, इसको हम कल देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।